हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस में सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों हम अपने क्लास में एनसीईआरटी जो सोशल साइंस की बुक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 6 और कक्षा 7 इन दोनों का विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो इस समय हमारा क्लास चल रहा है वो कक्षा 8 के लिए चल रहा है, जिसमें हमने इतिहास का क्लास पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों वो भूगोल होगा, जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी से संबंधित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों अपने क्लास को। ये हमारा जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है इसका नाम है संसाधन एवं विकास, यानी इसमें संसाधन से संबंधित बातें की गई हैं। ये हमारा विषय सूची है दोस्तों। ये जो पहला चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर का नाम है संसाधन, और यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसी वस्तु या पदार्थ की डैश ही उस वस्तु को संसाधन बनाती है। यानी कोई वस्तु या फिर कोई पदार्थ है तो वो संसाधन किस तरह से, हम उस वस्तु या पदार्थ को संसाधन कब कहेंगे। तो हमें यही बताना है कि क्या उसकी जो खासियत यानी विशेषता है वही उसको क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। उसका मूल्य, प्रयोज्यता, प्राप्ति स्थान और सभी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यानी उसकी उपयोगिता या फिर प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी उसकी उपयोगिता जितनी अच्छी होगी, उपयोगिता को हमें प्रयोज्यता कहेंगे दोस्तों, तो उसको उपयोगिता जितनी ही ज़्यादा होगी यानी वो सबसे अच्छा संसाधन माना जाएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रयोज्यता, या फिर हम इसे उपयोगिता भी कहते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का उपयोगिता उसे प्रदान करता है। यानी कि अगर वस्तु की उपयोगिता अधिक है तो उसे क्या प्रदान करेगा, यानी उपयोगिता अधिक है तो उसे क्या प्रदान करेगा, उसे कीमत प्रदान करेगा, मूल्य, बाजार या फिर मांग प्रदान करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। यानी कोई वस्तु या कोई पदार्थ है दोस्तों, तो यानी उपयोगिता उसकी जितनी भी अधिक रहेगी वो उतना अच्छा ही संसाधन होगा, और उसकी उपयोगिता ही उसे क्या प्रदान करती है, उसको मूल्य प्रदान करती है। जैसे अगर हम कहेंगे सोना, यानी उसको उसकी उपयोगिता बहुत है इसलिए उसका मूल्य क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मूल्य से संबंधित भी बातें आगे करेंगे दोस्तों। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ठीक है दोस्तों, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। और यहाँ पर जो वस्तु की उपयोगिता है उसे क्या प्रदान करती है, उसे मूल्य प्रदान करती है। यहाँ पर मूल्य का जो तात्पर्य है वो महत्व से है दोस्तों। यहाँ पर मूल्य मतलब वो कीमत नहीं, यहाँ पर उसका महत्व। हमने कहा कि जो सोना यानी उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उसका महत्व जितना ही ज़्यादा है उसका जो कीमत, उसका जो वो संसाधन क्या है, उसकी उपयोगिता भी उतनी अधिक है। यानी उपयोगिता अधिक है तो उसका महत्व भी ज़्यादा है। तो यहाँ जो मूल्य है, मूल्य का तात्पर्य महत्व से है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका महत्व, मूल्य से तात्पर्य यहाँ पर आर्थिक मूल्य से नहीं है, यहाँ पर उसके महत्व से है। और कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य होते भी हैं और कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य नहीं भी होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली भी हमने ले लिया है जो बुक में शामिल है। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं दोस्तों, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो किसी कौशल को, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान, यानी किसी चीज़ को बनाने में जो हम नवीनतम ज्ञान और अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी, नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अच्छा, किसी चीज़ को बनाने में जो हम नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जो हमारा नवीनतम ज्ञान है वही हमारा प्रौद्योगिकी है, यानी हमारा टेक्नोलॉजी है। जैसे जब साइंटिस्ट कुछ बनाते हैं तो वो जब नवीन ज्ञान का प्रयोग करते हैं या फिर नए नए चीज़ों को खोज करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या कि मतलब नई नई टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। तो उसका मतलब होता है ये प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। संसाधन को मुख्यतः कितने रूपों में वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाइड किया गया है। तो सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी इसमें कितने संसाधन हो गए दोस्तों, तो संसाधन को 3 भागों में क्या है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से एक है हमारा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, दूसरा मानव निर्मित यानी मैन मेड, और तीसरा जो है मानव खुद अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन कितने रूपों में वर्गीकृत हुए दोस्तों, तो जो संसाधन है वो 3 रूपों में इसको क्लासिफाई किया गया है। यानी एक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद अपना एक संसाधन है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा जो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव संसाधन है। तो जो प्राकृतिक संसाधन की हम बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण है
यहाँ पर तीन तरह से आप देखेंगे। जो पहला वर्गीकरण है विकास एवं प्रयोग के स्तर, यानी जो पहला जो प्राकृतिक संसाधन है इसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो पहला विकास एवं प्रयोग के स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया है, दूसरा उसका उद्गम के स्तर पर, और तीसरा भंडार एवं वितरण। यानी कि यहाँ पर भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका तीन रूपों में यानी तीन तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है। जो पहला है वो विकास एवं प्रयोग के स्तर के आधार पर किया गया है, दूसरा उद्गम के आधार पर किया गया है, तीसरा भंडार एवं वितरण के आधार पर किया गया। दोस्तों तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की। आगे चलते हैं। वास्तविक संसाधन संसाधन के किस वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी जो वास्तविक संसाधन, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है क्या, भंडार एवं वितरण पढ़ा है, और क्या क्या पढ़ा दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रयोग के स्तर पढ़ा, विकास एवं प्रयोग के स्तर है, भंडार एवं वितरण है, उद्गम है। तो ये किसका वर्गीकरण है, ये प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण है। और यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वास्तविक संसाधन, संसाधन के किस वर्गीकरण के तहत रखा गया है, उद्गम, भंडार एवं वितरण, विकास के उपयोग के आधार पर, और सभी। तो उत्तर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा नीचे कि विकास और उपयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जो ऊपर पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन, उसमें एक शामिल था क्या, विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो जो विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है दोस्तों, यानी विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा है हमारा संभाव्य संसाधन। तो जो हम लोग प्रश्न में देखेंगे जो वास्तविक संसाधन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो जो किसके आधार पर विभाजित है या फिर किसके अंतर्गत शामिल किया गया है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन को, तो वो विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है कि विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। और वो जो दो भाग है हमारे, एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा हमारा है संभाव्य संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा विकास एवं उपयोग के आधार पर हो जाएगा। जिन संसाधन की मात्रा हमें ज्ञात होती है और वर्तमान यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी ऐसे संसाधन जिसका मात्रा हमें ज्ञात है, यानी कितना हमारा संसाधन है वो हमें पता है और वर्तमान में उसका उपयोग भी क्या है, किया जा रहा है। तो वो संसाधन क्या है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या फिर मानव संसाधन। तो उत्तर हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग भी किया जा रहा है। यानी जो संसाधन हमें पता है और इसका हम वर्तमान में उपयोग भी कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप कभी कभी उदाहरण में भी प्रश्न आके दे सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हम भारत की बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है उसमें मेनली किसके, इंडियन जो ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, उसकी बात की गई है। तो महाराष्ट्र में दक्कन की पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। यानी जो हमारा दक्कन का पठार में जो काली मिट्टी है वो किस प्रकार का संसाधन है, इस तरह भी प्रश्न में आ सकता है। तो जो काली मिट्टी हमारा यहाँ पर दक्कन के पठार का जो काली मिट्टी है वो हमारा वास्तविक संसाधन का प्रकार है। वे संसाधन जिनकी यहाँ पे बहुत टाइपिंग एरर है दोस्तों, माफी चाहते हैं इसके लिए। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे संभाव्य संसाधन। अभी हम लोगों ने वास्तविक संसाधन के बारे में पढ़ा है। दूसरा हमारा प्रकार जो है संभाव्य संसाधन है। ये क्या है, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। ज्ञात नहीं है नहीं दोस्तों, जिसकी ज्ञात ही नहीं हो सकती, इसका संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो हमको इसका जो वास्तविक मात्रा है ये भी हमें नहीं पता हो सकता है और दूसरा इसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, ये भी हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका प्रयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। इस समय जो हमारा टेक्नोलॉजी है, यानी कि इस समय जो हमारा टेक्नोलॉजी यानी तकनीक है, यानी उसका दोहन या फिर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। तो वो कौन है, वो है हमारा संभाव्य संसाधन। आगे प्रश्न है हमारा,
वह संभवतः इन, हाँ अभी हम लोग जो पीछे पढ़ा इसी की बात करेंगे, इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, यानी जो हमारा तकनीक है वो अभी उन्नत नहीं है ताकि उसका प्रयोग कर सके। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों आप इस ये जो यहाँ पर ये है इसका उदाहरण ये भी याद रखिएगा। जैसे अगर प्रश्न में आ गया कि लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है, वास्तविक संसाधन है, संभाव्य संसाधन है, तो हमें बताना है कि वो जो लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के जो पवन फार्म है, चक्की फार्म है, हम लोग के कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। यानी जो पवन चक्की फार्म है हम लोग के कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु का जो नागरकोइल है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है कि जो तमिलनाडु का नागरकोइल है और गुजरात के तट पर इस तरह से आ सकता है कि जो नागरकोइल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर किस प्रकार के स्रोत सबसे ज़्यादा है, तो वो पवन चक्की के लिए प्रसिद्ध है। ये भी हमें याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम अजैव की बात करें तो नॉन लिविंग, जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं, ये है हमारा अजैव। और जैव मीन्स लिविंग, जैव मीन्स दोस्तों, जैव मतलब लिविंग, ये क्या है, ये हमारा लिविंग है। और जो अजैव है वो हमारा नॉन लिविंग है। ठीक है दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है और वो दो भाग कौन से हैं, जैव और अजैव। तो इसका हम उल्टा भी करके प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि जो जैव या अजैव है ये किस प्रकार के संसाधन में किसके आधार पर बांटा गया है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। और अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, हमने पढ़ा अभी, जो नॉन लिविंग होती हैं, जबकि जैव संसाधन क्या होते हैं, सजीव होते हैं, यानी लिविंग होते हैं। तो जो मृदा, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन है क्योंकि ये मृत यानी फिर निर्जीव हैं। और जो पौधे और जंतु हैं वो क्या हैं, हमारे लिविंग हैं, यानी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो जैव संसाधन कौन है, अजैव संसाधन कौन है, तो ये हमको पता होना चाहिए। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। मृदा, चट्टाने और खनिज किस प्रकार के संसाधन है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, ये अजैव संसाधन है, यानी कि नॉन लिविंग है दोस्तों। मृदा, चट्टान जो खनिज है ये नॉन लिविंग में आता है, इसे हम अजैव संसाधन के रूप में वर्गीकृत करेंगे। नवीकरणीय संसाधन को किस संसाधन, यहाँ पर संसाधन, नवीकरणीय जो संसाधन है इसको किस संसाधन के अंतर्गत शामिल किया गया है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या फिर मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। जो प्राकृतिक संसाधन है इसको हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय रूप में भी क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो नवीकरणीय किस में आएगा, प्राकृतिक संसाधन में आएगा, और अनवीकरणीय भी किस में शामिल होगा, ये भी हमारा प्राकृतिक संसाधन में शामिल होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन की। हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो पुनः क्या है, वो पुनः क्या है, वापस फिर से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कुछ समय बाद उनकी पूर्ति वापस पुनः हो जाती है। जैसे हमारा कौन है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। इसमें हमारा जल भी है, मृदा है, वन है दोस्तों। ठीक है, ये भी हमारे नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन यहाँ पर एक बात की गई कि जो हमारा जल है, मृदा है, वन है, इसका लापरवाही से जो प्रयोग किया जा रहा है, इसका अति दोहन जो हो रहा है, ये नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी इसकी बहुत जगह पे समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन संसाधनों का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक भी करना चाहिए। अब अगला है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन है दोस्तों, जो वापस पुनः पूरित नहीं हो पाती हैं, यानी वापस ये दोबारा हमारे मतलब एक बार अगर खत्म हो गए तो ये वापस नहीं आ सकते। जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन है जिनका भंडार क्या है दोस्तों, जिनका भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमारे अनवीकरणीय संसाधन के प्रकार हैं। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, यानी ऐसे संसाधन जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन, संभाव्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या फिर स्थानिक संसाधन। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर, ठीक है दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ेंगे सर्वव्यापक और स्थानिक, जो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन है, ये संसाधनों के वितरण के आधार पर इसको बांटा गया है।
तो वितरण वितरण यानी जो सभी जगह पे पाए जाएंगे दोस्तों, उसे हम सर्वव्यापक कहेंगे। और जो कुछ ही किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, उसे हम स्थानिक कहेंगे। तो यही देखेंगे आप यहाँ कि वे संसाधन जो किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, हम उन्हें स्थानिक संसाधन कैसे हैं। जैसे तांबा और लौह अयस्क, उदाहरण भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से प्रश्न में आ सकता है कि तांबा या फिर लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन में रखे जाएंगे, तो वो रखे जाएंगे हमारे स्थानिक संसाधन में। तो उत्तर हमारा यहाँ पर स्थानिक संसाधन हो जाएगा, जो किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। संसाधन का भंडार, यानी संसाधन का भंडार क्या है, इसके भी हमें दोस्तों, हमने इसको स्लाइड में इस तरह नहीं लिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह इसको प्रश्न के फॉर्म में बना के पूछा जा सकता है क्या, कि उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, यानी उपयोग के लिए संसाधन की जो उपलब्ध मात्रा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन का भंडार कहते हैं। किसको दोस्तों, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा क्या कहलाती है, संसाधन का भंडार। फिर आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है दोस्तों, यानी जिसको मानव ने बनाया है। ये सब सारी समझने वाली बात है, इसलिए इसको हमने प्रश्न में नहीं बनाया है। अगर हम इसको समझे रहेंगे तो हम आसानी से प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो क्या है दोस्तों, मानव निर्मित संसाधन क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे पुल है, सड़क है, मशीन है, वाहन है, इसको मानव ने बनाया है, इसलिए इसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसी का प्रयोग करके हम मानव निर्मित संसाधन में उसको परिवर्तित कर देते हैं। मानव द्वारा निर्मित जो संसाधन है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। अब है हमारा मानव संसाधन, यानी मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है। अब मानव संसाधन को जो डेवलप करता है, यानी इसको विकसित करता है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना, यानी जो मानव है वो मानव संसाधन है, लेकिन अब मानव संसाधन कब बनेगा, जब उसके कौशल को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, यानी वो अच्छे से क्या होगा, ट्रेंड होगा, किसी भी काम को करने में समर्थ होगा, तभी वो मानव संसाधन कहलाएगा। इसके लिए जो मानव संसाधन को हम उसको विकसित करते हैं, तो उसे हम मानव संसाधन विकास कहते हैं। यानी नए नए कौशल को सिखाना, नए नए कौशल में उसके सुधार करना, मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। क्या है दोस्तों, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता, यानी जो उसका हम उपयोग करते हैं, और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। यह भी हम, यानी उसका उपयोग भी करते हैं, भविष्य के लिए उसका संरक्षण और संतुलन बनाए रखना जो क्या कहलाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ मेरा यही है कि संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधन का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण होने में के लिए उनको पर्याप्त समय देना क्या है, ये तो हमारा संसाधन संरक्षण कहलाएगा। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ पर से भी बन सकता है। दूसरा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। तो यहाँ पर जिसमें भविष्य की बात की गई है, भविष्य के लिए और उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, यानी कि जब संरक्षण है उसका प्रयोग हम इस तरह करें कि उसका संतुलन बना रहे और भविष्य में भी उसका प्रयोग किया जाए, वो हमारा कहलाता है सतत पोषणी विकास। यानी कि उसका संतुलित रूप से उपयोग करना और भविष्य को ध्यान में रखना, ये हमारा सतत पोषणी विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत दोस्तों दिए गए हैं, इसको हमने यहाँ पे शामिल किया है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ये प्रश्न में आ सकता है कि सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों को दे सकता है और उसमें से कोई एक ऐसा सिद्धांत दे देगा जो पूछ देगा कि इसमें से कौन से सतत पोषणी विकास के सिद्धांत नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को उनके पर्यावरण की देखभाल करने की योग्य बनाना, ये सारे हमारे जो हैं, ये सारे हमारे सतत पोषणी विकास के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा, ये भूमि, मृदा, जल व प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन से संबंधित है।
क्या आप जानते हैं दोस्तों, देखिए विश्व की जो 90%, विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो 30% भूभाग पर ही रहता है। यानी 90% जनसंख्या केवल 30% भाग पर ही रहता है। बाकी का जो 70% भूभाग है वो क्या है, वो विरल जनसंख्या या फिर निर्जन है, यानी यहाँ कोई नहीं रहता। यानी कि 90% जो जनसंख्या है वो 30% जनसंख्या भूमि पर ही निवास करती है। भूमि उपयोग क्या है दोस्तों, हम लोग जो भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे भूमि उपयोग में किसको किसको शामिल किया गया है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना, ये सारे कहाँ पे किए जाते हैं, भूमि पे। यानी भूमि का उपयोग इन सभी कामों में किया जाता है जिन्हें हम साधारणतः भूमि उपयोग कहते हैं। कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना कहाँ पे होती है, भूमि, यानी भूमि का उपयोग करके करती है। और तो इसे हम साधारण रूप से भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, सामुदायिक भूमि को डैश भी कहा जाता है। यानी सामुदायिक भूमि को और क्या कहा जाता है, तो हम देखेंगे कि इस सामुदायिक भूमि को, यानी सामुदायिक भूमि को, जैसे चारा है, जहाँ से चारा वाले चारागाह ये सब होता है, फलो नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, ये जो सामूहिक भूमि होती है यहाँ से ये सब काम किए जाते हैं। और जो सामूहिक भूमि है उसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सामुदायिक भूमि है उसे हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अपक्षय आपने पढ़ा होगा, अपक्षय और अपरदन। तो अपक्षय क्या है दोस्तों, यानी कि तापमान तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावरित शैलों का टूटना, क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय के माध्यम से क्या है, मृदा का निर्माण होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे तुषार क्रिया हो गया, जैसे ओस पाला इस हो गया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावरित शैलों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब यहाँ पर जो मृदा परिच्छेदिका है, यानी कि जो क्या है दोस्तों, ये सॉइल टेबल है, यानी जो टेबल स्तर कहलाता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इन स्तरों को भी हमें याद रखना है। जो सबसे ऊपरी स्तर है यहाँ पर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, यानी जो सबसे, यानी ह्यूमस किस, ऐसे प्रश्न में आ सकता है कि जो ह्यूमस है, ह्यूमस मृदा के किस स्तर में पाया जाता है, तो ये सबसे ऊपरी स्तर में पाया जाता है, जिसको हम संस्तर ए कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे ऊपरी स्तर पे। और वनस्पतियां तो हमारे सबसे ऊपरी स्तर पे रहते ही हैं, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे हैं। इसके बाद जो दूसरा स्तर है, इसमें बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा। ठीक है दोस्तों, ये जो बालू, गाद और क्ले है, यानी दूसरे स्तर में उपमृदा पाई जाती है। और जो यानी कि बी संस्तर इसको हम कहते हैं। और जो नीचे है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, यानी यहाँ पर क्या है, जो चट्टानी पदार्थ है ये तीसरे स्तर पर पाया जाता है। और जो सबसे नीचे है वो जनक चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों स्तर को हमें याद रखना है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, मृदा, यानी मृदा को जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, इनकी हम बात करेंगे। यानी मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य रूप से कारक उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, हमने इस स्लाइड को यहाँ शामिल किया है। तो इस स्लाइड को आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, इसको रोक कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप विधिवत इसको अध्ययन कर लीजिएगा। यानी मृदा को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों जनक शैल, हम सबका यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं दोस्तों। जनक शैल यानी जो शैल है, यानी जिससे मृदा का निर्माण होता है, वो क्या करता है, वो मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। तो इस तरह से प्रश्न में आ सकता है कि मृदा को पारगम्यता को कौन निर्धारित करता है, या फिर मृदा की जो रंग, गठन या रासायनिक गुणधर्म है उसको कौन प्रभावित करता है, तो वो करता है जनक शैल। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी ह्यूमस निर्माण यहाँ पर, यानी ह्यूमस जो निर्माण की दर है मृदा में, इसको कौन प्रभावित करता है, तो वह है जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। ये किसे प्रभावित करता है, ये ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करता है, यानी जो मिट्टी में ह्यूमस होता है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये भी दोस्तों देखिए, यानी कि मृदा के संचय को कौन निर्धारित करता है, तो उच्चावच तुंगता और ढाल, ये किसे निर्धारित करेगा दोस्तों, यानी कि मृदा के संचय को निर्धारित करेगा। फिर यहाँ पर आप क्या देखेंगे, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी था ह्यूमस निर्माण की जो दर था दोस्तों, यहाँ पर भी है, और ह्यूमस निर्माण की दर यहाँ पर भी है। यहाँ पर समय,
मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो इस तरह से सिंपल सा प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि जो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन प्रभावित करता है, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति या फिर उच्चावच। तो मृदा परिच्छेदिका को जो प्रभावित करने वाला है वो कौन है, समय। ठीक है दोस्तों, समय क्या करता है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे शामिल हैं। यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले भी लिया यहाँ से, जैसे मृदा का रंग, गठन, इसका रासायनिक गुणधर्म, इसकी पारगम्यता किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जनक शैल के द्वारा प्रभावित होती है। लेकिन ऊपर ऊपर जितने हमने सारे चर्चा की उनमें से कहीं से भी प्रश्न क्या है, बन सकता है दोस्तों। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण, निम्नीकरण यानी मृदा का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, मृदा में खराबी आ रही है, और उसका संरक्षण के उपाय, उसका हम संरक्षण कैसे करेंगे यहाँ पर दिया है। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो मृदा के खतरे कितने हैं दोस्तों, दो खतरे हैं। कौन कौन से हैं, एक है मृदा अपरदन जो काफ़ी तेजी से अपरदन हो रहा है, दूसरा क्षीणता, क्षीणता मतलब जो हम लोग उसको सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर इन सब का यूज किया जा रहा है, तो इससे मृदा क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, उसके मतलब उसकी ताकत में कमी आ रही है। और दूसरा जो अपरदन हो रहा है, वायु अपरदन और जल अपरदन जो ये सब होता है, तो ये दोनों क्या हैं, ये मृदा के दो खतरे हैं जिससे मृदा हमारा क्या हो रहा है, खराब या प्रभावित हो रहा है। ये तो निम्नीकरण की बात हो गई। आगे क्या है यहाँ पे, मृदा संरक्षण की विधियां, ठीक है, वो निम्नीकरण की बात है, जिससे मृदा खराब हो रहा है, तो इसको हम संरक्षित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्च बनाना। तो इन सभी स्लाइड से हमारे प्रश्न शामिल हो सकते हैं। तो कौन है दोस्तों, पहला है हमारा यहाँ पर मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि, यानी अनावरित मीन्स खुला हुआ, जो पौधे हैं दोस्तों, जैसे ये पौधे हो गए, ये पौधे हो गए, इसके बीच में जो खुली हुई भूमि है, ठीक है, भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। क्यों ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो मृदा की आर्द्रता को रोकने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मल्च बनाना, यानी मल्च का निर्माण किया जाता है, यानी इसको ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। आगे क्या है, वेदिका फार्म, ये सारे हमारे मृदा संरक्षण की विधियां हैं। दूसरा वेदिका फार्म, जिसे हम लोग पढ़ेंगे वेदिका फार्म, यानी वेदिका बनाकर जो कृषि कहाँ की जाती है, तो ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ये सारे ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो वेदिका फार्म है ये कहाँ बनाए जाते हैं, तीव्र ढाल यानी जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। यानी वेदिका फार्म, यानी जैसे आप देखें सीढ़ी नुमा, इस तरह ऐसे ऐसे बनाते हैं, वेदिका बना बना के यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, इसको रोका जाता है। तो ये कहाँ पर, तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, और ये मृदा संरक्षण का भी एक उपाय है। दूसरा है हमारा समोच्च रेखी जुताई। समोच्च रेखी जुताई क्या है, ये पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। हमें याद रखना है कि समोच्च रेखी जो जुताई है कहाँ की जाती है, पहाड़ी ढाल पर। समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो इसका काम क्या है, जो जल ऊपर ऊपर से तेजी से नीचे आता है दोस्तों, बारिश के समय या फिर जो भी सिंचाई होती होगी, तो जो तेजी से जल आता है उसके लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, यानी जल को रोकने का काम करती है। कौन, समोच्च रेखी जुताई। और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये पहाड़ी ढालों पर बनाए जाते हैं। फिर है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष की कतार, यानी जो वृक्ष की कतार ऐसे होते हैं, ताकि क्या हो दोस्तों, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी जो हवा काफ़ी तेजी से चलता है, तो वहाँ जो वृक्ष की रक्षक मेखलाएं बनाई जाएंगी, तो जो वृक्ष की जो मेखलाएं हैं, यानी जो सीरीज है, वो हवा की स्पीड को कम कर देगा, जिससे मृदा क्या होगा, मृदा का जो अपरदन वायु अपरदन से कम होगा। समोच्च रेखी रोधिकाएं। समोच्च रेखी रोधिकाएं क्या है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न में आ सकता है कि समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पत्थर भी उसमें ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, घास आ सकता है, मृदा, यानी इन सभी का प्रयोग यहाँ पर रोधिका बनाने के लिए किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम समोच्च रेखी रोधिका कहते हैं। तो इससे प्रश्न भी किसी तरह से भी बनाकर पूछ सकता है। चट्टान बांध क्या है दोस्तों, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी जल का प्रवाह जो काफ़ी तेजी से हो रहा है इसको कम करने के लिए होता है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। कौन दोस्तों, चट्टान बांध है यहाँ पर। दूसरा है बीज की फसल उगाना। बीज की फसल को उगाना क्या है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर क्रम में एकांतर कतार में उगाई जाती है, ताकि जब बारिश हो तो हमारा मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाए, बह न जाए, यानी एकांतर
क्रम में अगर फसलें होंगी तो इधर से अगर मिट्टी फ्लो होगा तो दूसरे पे जाके वहां पर रुक जाएंगी। एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है दोस्तों, तो हमें जल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है कि एक बूंद बूंद टपकता हुआ जो नल है वो वर्ष में कितने लीटर जल को क्या कर सकता है, व्यर्थ कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो टपकता नल 1200 लीटर को क्या कर सकता है दोस्तों, व्यर्थ कर सकता है। यहाँ पर हमारा और भी प्रश्न है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 135 लीटर जल का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी एक जो भारतीय नागरिक है औसतन, यानी एक भारतीय नागरिक औसतन कितने लीटर जल का प्रयोग करता है, तो 135 यानी 135 लीटर जल का प्रयोग करता है। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ सारे हमारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पर, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। कहाँ पर, पहला तो रिसाव और दूसरा क्या है, वाष्पीकरण। यानी जहाँ पर रिसाव और वाष्पीकरण वाली समस्या होती है वहाँ पर जल की क्षति को रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, जहाँ पर रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जो समस्या है यहाँ पर स्प्रिंकलर जो है सिंचाई की सबसे अच्छी विधि है। दूसरा क्या है हमारा दोस्तों, वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, जो वाष्पीकरण की दर जहाँ पे अधिक है और वो प्रदेश कैसा है, शुष्क प्रदेश के सिंचाई के लिए ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, तो वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे, जहाँ रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति। यहाँ पर भी वाष्पीकरण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण की दर जहाँ पे बहुत अधिक हो, शुष्क क्षेत्र में हो, वहां पर हम क्या करेंगे, ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग करेंगे। वाष्पीकरण की हमने प्रश्न बनाया यहाँ पे, वाष्पीकरण की दर वाले शुष्क शुष्क वानी जहाँ वाष्पीकरण की अधिक दर है और वो शुष्क प्रदेश है, वहां पर हम सिंचाई किससे करेंगे, तो वहां पर सिंचाई हम ड्रिप सिंचाई, ठीक है दोस्तों, वहां हम ड्रिप सिंचाई यानी टपकन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर, यानी 2 घंटे अगर वर्षा हो गई एक दौर, तो हम 8000 लीटर यानी अपने छत से हम 8000 लीटर जल क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर, यानी 2 घंटे अगर लगातार वर्षा हो गई तो 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। जैव मंडल में शामिल है, यानी जैव मंडल में क्या शामिल है, तो जैव मंडल यहाँ पर जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जहाँ पर जल मंडल, वायुमंडल और क्या है दोस्तों, स्थल मंडल, तीनों एक जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर जैव मंडल का निर्माण होता है और वहीं पर जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव होते हैं वो जैव मंडल में ही निवास करते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायु, इन सभी को शामिल किया जाता है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। यानी जितने भी जीवित जातियां हैं जीवित रहने के लिए दूसरे पर एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जितने भी जीवित जातियां हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो इस जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जो परंपरा है यानी रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पारितंत्र कहते हैं। यानी पारितंत्र में जो जैविक जातियां हैं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो गिद्ध है जिनकी संख्या काफ़ी तेजी से कम हो रही थी, इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो एक जो दवा होता है, कौन, डाइक्लोफिनैक, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन, ये 3 दवाएं हैं। एक है डाइक्लोफिनैक, दूसरा एस्पिरिन, तीसरा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी यानी दर्दनाशी जानवर से किया जाता था। इनके उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। यानी जब जानवरों को ये दवा, जैसे कोई जानवर बीमार हो, जैसे गाय भैंस कोई भी हो, इसको डाइक्लोफिनैक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन संबंधित दवा दिए, अब मान लेते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई यानी वो मर गई, तो उसको जब हम फेंक देते हैं तो जो गिद्ध लोग हैं वो आकर उसे खाते हैं, तो वो जो दवा का प्रभाव है इन गिद्धों में चला जाता है, जिसके कारण से इनकी किडनी क्या होती है दोस्तों, इनकी किडनी खराब हो जाती है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इन सारी दवाओं पर क्या सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
विश्व के वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है, यानी विश्व की जो वनस्पतियां हैं इसको मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। सबसे एक प्रश्न हमारा यहाँ मिल गया, हमने इसको हाईलाइट पहले से किया दोस्तों, ताकि हाईलाइट हमारा आपका ध्यान वहाँ पर जाए। तो तापमान और आर्द्रता क्या है, विश्व क्या है, वनस्पति की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है, यानी वनस्पति की जो वृद्धि है वो तापमान और आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता क्या करती है, वनस्पति के वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से इसको प्रभावित करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर देखेंगे कि विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं, पहला है वन, यानी विश्व की वनस्पतियों को 4 भागों में बांटा गया है, तो उत्तर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। कौन कौन से हैं, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, यानी इन 4 भागों में विश्व की वनस्पतियों को विभाजित किया गया है। मांस और लाइकेन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जो मांस और लाइकेन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो शीत ध्रुवी प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में, यानी ये टुंड्रा वनस्पति यानी शीत ध्रुवी प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, जो मांस और लाइकेन है टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति कहाँ होती है दोस्तों, जो शीत ध्रुवी प्रदेश है, जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर टुंड्रा वनस्पतियाँ उगती हैं, या फिर वहाँ शीत ध्रुवी प्रदेश में उगने वाले जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। गुल्म किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि गुल्म भी होता है। तो गुल्म क्या है, जो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। तो जो गुल्म है वो कहाँ उगते हैं, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में उगते हैं। तो कौन सा दोस्तों, यानी शुष्क क्षेत्र जो होता है जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां पर कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। क्या है दोस्तों, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए जो क्षेत्र संरक्षित किया गया है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और क्या दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियां, झील और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है, यानी इन सब का जो है ये हमारे वनस्पतियां और जो हमारे जंगली जानवर हैं इनको बचाने के लिए इन सभी का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। संरक्षण और विकास के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी संरक्षण और विकास के बीच कौन है, जो इसमें से वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल नीचे और आर्द्र भूमि, इसमें से कौन है जो संरक्षण और विकास के बीच को संबंध को दर्शाता है, तो वो है हमारा उत्तर जैव मंडल नीचे। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है दोस्तों। क्या है, वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े एक रक्षित श्रृंखलों की श्रृंखला है जैव मंडल नीचे, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है दोस्तों। तो इसे किस लिए बनाया गया है, संरक्षण और विकास के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। इसे, इसका नाम क्या है, ये कौन है दोस्तों, ये है हमारा जैव मंडल नीचे। यहाँ पर एक है साइट्स, जिसको हम CITES जिसे हम साइट्स भी कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, साइट्स का जो पूरा नाम है वो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइट्स का फुल फॉर्म है। तो इस यहाँ पर जो है ये हमारा पहला ही विकल्प सही है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये उत्तर हमारा यहाँ पर सही है। तो इस साइट्स का फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है, साइट्स का फुल फॉर्म प्रश्न में आ सकता है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, ये है असम में, ये असम में है। यहाँ पर खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित चैप्टर हमारा शुरू होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो, यानी ये ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कि इसका जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर खनिज होगा। संरचना के आधार पर खनिजों के मुख्यतः कितने भागों में रखा गया है,
संरचना के आधार पर खनिज को कितने भागों में बांटा गया है या फिर कितने भागों में इसको रखा गया है। तो देखेंगे आप कि संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। यानी संरचना के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा गया है, और वो जो दो भाग है वो दोस्तों कौन है, एक है धात्विक और अधात्विक। धात्विक में भी कौन होते हैं, धात्विक में लौह लौह होते हैं और अलौह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संरचना के आधार पर जो खनिज है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा धात्विक और दूसरा है हमारा अधात्विक। आगे प्रश्न है हमारा, सेल क्या है, अयस्क क्या है। ठीक है दोस्तों, सेल क्या होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा है अयस्क, वो क्या होता है, अयस्क नहीं दोस्तों, क्या था, कहाँ गया दोस्तों, हाँ, खनिज, खनिज जिसका रासायनिक जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल जिसका रासायनिक संगठन अनिश्चित होता है। यानी जो अनिश्चित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेल कहेंगे। जब रासायनिक संगठन अनिश्चित है तो वो सेल कहलाएगा, लेकिन अगर रासायनिक संगठन निश्चित है तो उसे हम खनिज कहते हैं। एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है, यानी इसमें बहुत सारे खनिज शामिल हो सकते हैं सेल में। फिर सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सेल तो है लेकिन ऐसे सेल सेल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाए वो क्या कहलाता है, वो अयस्क कहलाता है। खनिजों के खनिजों को क्या है, इनको किन किन विधियों से खनिजों का खनन किया जाता है, तो खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो खनिजों को दोस्तों किस तरह से, खनिजों का जो निष्कर्षण होता है वो तीन तरह से है। किस तरह से, पहला है खनन, दूसरा है इसका प्रवेधन और तीसरा क्या है, आखनन। खनन कितने प्रकार के होते हैं, तो खनन भी दो प्रकार के यहाँ पे, विवृत खनन और कूपकी खनन। तो इन सभी का हम आगे अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है हमारा खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, यानी ऐसे खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। यानी वो कम गहराई में हो और वो बस ऊपरी पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जाए, उसे क्या कहते हैं, तो खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे केवल पृष्ठीय स्तर यानी ऊपरी स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें हम विवृत खनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें हम विवृत खनन कहते हैं। जहाँ पर हमारा टाइपिंग क्या है, इरर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर है, हमें लगा कि विवृत खनन यहाँ पे शामिल नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये विवृत खनन कहलाता है जो ऊपरी स्तर में होता है। अधिक क्या है, दूसरा क्या है, अधिक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंचने के लिए डैश बनाए जाते हैं। तो अधिक गहराई तक आप देखेंगे यहाँ पर, अभी हम विवृत खनन के बारे में ऊपर पढ़े हैं, तो गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, गहन वेधन यानी वेधन थोड़ा अंदर तक होता है, इसे हम कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। यानी अधिक गहराई में जो खनिज निक्षेप है वहां तक पहुंचने के लिए क्या बनाए जाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो बनाए जाते हैं उसको कूपक कहते हैं। यानी इस खनन को क्या कहेंगे, तो इस खनन को कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि से बाहर निकाले जाते हैं, तो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है उन्हें बाहर निकलने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे हम प्रवेधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए जो खुदाई होती है, यानी जो खुदाई की जाती है उसे प्रवेधन कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रवेधन हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस सतह के निकट यानी जो सतह के पास ही रहते हैं, खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे आखनन कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा बार बार दोस्तों उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन, प्रवेधन है, ये सारे तरीके हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्द कुछ मिलते जुलते भी मिलते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। धात्विक खनिज निम्न प्रकार के शैलो समूह में पाए जाते हैं। यानी जो धात्विक खनिज है, यानी हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं और अधात्विक खनिज होते हैं, तो जो धात्विक खनिज है वो किस प्रकार की शैल में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि धात्विक खनिज आग्नेय, आग्नेय और कायांतरित यानी रूपांतरित, जिसको मेटामॉर्फिक भी कहते हैं, तो और आग्नेय क्या, दोनों इग्नस इसको बोलते हैं। तो आग्नेय और कायांतरित शैल में, ये दोनों में कौन पाए जाते हैं, दोनों में कौन, हमारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो अधात्विक खनिज निम्न में से किस सेल में पाए जाएंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि
मैदानों और नवीन वलित पर्वत के अवसादी शैल समूह में, किसमें दोस्तों, जो अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर क्या है, अधात्विक खनिज है। और ये अवसादी, जो अवसादी चट्टान है ना, जो अवसादी शैल है, यहाँ पर हमारे क्या है, कौन से, हाँ, अधात्विक खनिज अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। एक प्रश्न हमारा और महत्वपूर्ण है यहाँ पर, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम और हमारे जो अधात्विक खनिज हैं, ये सारे हमारे अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन कौन करता है, तो विश्व का जो आधे से अधिक उत्पादन है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, यूरोप, कौन करता है दोस्तों। तो क्या देखेंगे, यह महाद्वीप, यानी यह महाद्वीप मतलब तो बोले तो एशिया कहे, ठीक है, आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। जो एशिया है हमारा, वो आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर एशिया हो जाएगा। एक स्लाइड हमने लिया है कि क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, यानी स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप वहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील, अभी हम लोग उसमें जो चैप्टर देखें दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है उसमें इंडियन की बात किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ हम जानकारी ले लेंगे। अगर हम पढ़े रहेंगे तो हमको और भी किसी प्रश्न में या फिर हमें थोड़ी जानकारी रहेगी, क्या पता प्रश्न में भी थोड़ा बहुत अगर बाहर से पूछ भी दे तो हम उसको आसानी से कर सकें। तो दक्षिण अमेरिका क्या है, तो हम इसको बस डीप इसका हम स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन बस थोड़ा इसकी हम जानकारी ले लेंगे। तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि की लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारा यहाँ ये हो गया कि जो विश्व के सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क उत्पादन करता है वो कौन करता है, ब्राज़ील करता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादन है, यानी जो चिली और पेरू है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर तांबे के जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो ब्राज़ील और बोलीविया किसके लिए है, टीन के लिए है। चिली और पेरू किसके लिए प्रसिद्ध है, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और जो ब्राज़ील है वो उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सोना, हीरा, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन, अफ्रीका। हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी बॉक्साइट का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ से होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो कालगुरली, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। यानी जो कालगुरली और कुलगार्डी कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यहाँ से सोने के मतलब सोने के खदान या फिर सोना खनिज यहाँ पर उत्पादन होता है। अंटार्कटिका में क्या है, अंटार्कटिका में तो खनिज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये भूविज्ञान, हाँ ये प्रश्न हमारा पूछ सकता है कि भूविज्ञान यानी कि जो भूवैज्ञानिक है यहाँ पर शोध कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न हमारा और है यहाँ पर, क्या है दोस्तों, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत, हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। प्रश्न में आ सकता है कि जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। और यहाँ पर ये भूविज्ञान यानी कि शोध के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, जो कनाडियन शिल्ड प्रदेश है, आपलेशियन प्रदेश है, और पश्चिम के पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ पर उत्तर अमेरिका के ये सारे जो प्रदेश है यहाँ पर मतलब यहाँ पे खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भारत के, यानी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे, जैसे कोई है तो कुछ कुछ खनिजों में कौन कौन सा प्रदेश खनिज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लोहा, लोहा भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क का निक्षेप है। ठीक है दोस्तों, यह खनिज मुख्यतः यानी बहुत सारे प्रदेश हैं, इसको आप दोस्तों देखिएगा। अगर हम इन सब का अगर हम इसको बताने लगेंगे तो क्लास मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर बॉक्साइट के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। ये बॉक्साइट जो हमारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इसकी बात है। यहाँ पर अभ्रक है, अभ्रक के जो मुख्य निक्षेप है वो राजस्थान, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे तांबा है, तांबा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो खेतड़ी है, मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है दोस्तों, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इसमें कहाँ पाया जाता है, यहाँ तांबा पाया जाता है। फिर मैग्नीज की बात करें, ठीक है दोस्तों, मैग्नीज के निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सोना भारत के कर्नाटक के कोलार,
कर्नाटक में जो कोलार का खान है वो सोने के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ है, ये बिहार, झारखंड, ये सब में पाए जाते हैं। नमक क्या है, समुद्र, झील, इन सब पे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है। तो ये सारे आप थोड़ा इन खनिजों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि अगर पढ़ाने की, अगर खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए ही केवल 1 घंटे क्लास लेना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे खनिज हैं और सभी के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्या हैं, क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबका डिस्कशन नहीं किया गया है। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों। परंपरागत ऊर्जा में परंपरागत ऊर्जा के नहीं, परंपरागत ऊर्जा में 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से वो हमें बताने हैं। प्रश्न थोड़ा यहाँ पर हमको इस तरह लगना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा में 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से शामिल किए गए हैं। कौन से जो 2 मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। तो परंपरागत ऊर्जा के जो 2 मुख्य स्रोत हैं वो ईंधन और जीवाश्म ईंधन, यानी इन दोनों दोनों क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, या फिर अंतर्हित धूप किसे कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है दोस्तों, कोयला को अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तापीय। ये तो तापीय ऊर्जा हो गया, लेकिन अंतर्हित धूप किसे कहते हैं, तो ये हमारा कोयले को कहा जाता है। आगे प्रश्न क्या है हमारा, काला सोना का क्या होता है, या फिर काला सोना हम किसे कहते हैं दोस्तों। तो काला सोना क्या है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। उत्तर हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा। इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रो, ठीक है सो दोस्तों, जो पेट्रोलियम शब्द है वो लैटिन भाषा के पेट्रा से लिया गया है। ठीक है। इसका अर्थ है सैल, यानी पेट्रा का अर्थ है दोस्तों सैल। ओलियम का अर्थ क्या है, ओलियम का अर्थ तेल है, यानी पेट्रा मतलब सैल, ओलियम मिस तेल, यानी सैल से निकला तेल, पत्थरों से निकला हुआ तेल क्या कहलाता है, पेट्रोलियम। ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये आप भी याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है, जो प्राकृतिक गैस के भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो ये पाया जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, बम्बई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो कहाँ पर हमने इसको शामिल किया है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार भारत में पाए जाते हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है दोस्तों, तो यह है नॉर्वे। तो इसको याद रखिएगा कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न कौन किया, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सबसे पहला उत्पन्न करने वाला देश कौन है, वो है नॉर्वे। यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अभी हम लोगों ने परंपरागत स्रोत और परंपरागत जो स्रोत है उसके बारे में हमने पढ़ा है। और गैर परंपरागत स्रोत की बात करें अगर, तो क्या है दोस्तों, गैर परंपरागत स्रोत में कौन आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जो नवीकरणीय है। ठीक है दोस्तों। ये नवीकरणीय है और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सारे नवीकरणीय हैं जो गैर परंपरागत में स्रोत में शामिल किए जाते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित जो बस अड्डा है वो कहाँ पर है, वो है स्कॉटलैंड में। ठीक है। यानी विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा का स्थापना जो कहाँ किया गया है, वो स्कॉटलैंड में किया गया है। भारत में थोरियम का जो निक्षेप है वो कहाँ पाया जाता है, आप लोग इसको बहुत बार पढ़े होंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत का जो थोरियम का जो निक्षेप पाया जाता है वो केरल में, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। यानी जो बीच है वहाँ पर, जो वहाँ पे बालू है मोनोजाइट, वो उसमें क्या है, केरल के जो मोनोजाइट बालू हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, थोरियम का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। यानी भारत में जो यूरेनियम वो कहाँ मिलता है, तो कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान और झारखंड। जो राजस्थान का जो क्षेत्र है दोस्तों, और जो ये है झारखंड का जो है वो जादूगोड़ा है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान का हमें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन राजस्थान में भी यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। और झारखंड का जो जादूगोड़ा है,
जादूगोड़ा, यहाँ पर क्या है, ये यूरेनियम के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा जो थोरियम हम लोगों ने पढ़े, थोरियम कहाँ पर, जो केरल का जो मोनोजाइट बालू है यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। अभी हम आगे और बात करेंगे भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र। ठीक है, मतलब भारत में कहाँ कहाँ जो नाभिकीय रिएक्टर जो स्थापित किए गए वो किस किस स्थान पे किए गए हैं। तो तमिलनाडु में कलपक्कम, यानी जो कलपक्कम, कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि जो कलपक्कम परमाणु संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। कोटा हम लोग जानते हैं राजस्थान में है, राजस्थान के निकट राणा प्रताप सागर में है। और उत्तर प्रदेश में नरौरा, और कर्नाटक में क्या है दोस्तों, कैगा। यानी इन सभी प्लेस पे, इन सभी सारे स्थानों पे क्या है, परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई है जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा केरल। पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो पूगा घाटी, ठीक है दोस्तों, पूगा घाटी और मणिकरण, जो पूगा घाटी और मणिकरण है ये भूतापी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। भूतापी, ये भूतापी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यहाँ पे हम लोग पूगा घाटी की बात कर रहे हैं, तो पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है, पूगा घाटी आपके लद्दाख में स्थित है। अगर मणिकरण की बात करेगा तो मणिकरण हमारे कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जो भारत में भूतापी ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं, तो मणिकरण कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। और लद्दाख में क्या है दोस्तों, लद्दाख में हमारा पूगा घाटी स्थित है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बना है, ये बना है फ्रांस में। ठीक है, यानी विश्व का जो पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की विशाल संभावना डैश में है, यानी कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर, भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा की विशाल संभावना है वो कहाँ पर है, तो रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी। कहाँ पर दोस्तों, कच्छ की रण और कच्छ की खाड़ी में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। यानी भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा की विशाल संभावना है, यानी ज्वारीय ऊर्जा कहाँ सबसे सर्वाधिक है, तो वो है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। बायोगैस में क्या है, डैश व डैश का, यानी जो बायोगैस होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो बायोगैस दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो यानी जो बायोगैस है इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही पाए जाते हैं, यानी मुख्य रूप से इनका मिश्रण होता है। इसमें लगभग मीथेन मीथेन जो है क्या है, इसमें मीथेन सर्वाधिक होता है, यानी मीथेन इसमें अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्या, किस शब्द से दोस्तों, जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन शब्द से हुई है। कौन कौन से यहाँ पर, एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि या जुताई होता है, इसी से एग्रीकल्चर बना है दोस्तों। और ये किसकी किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे ही हमारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहला हम आता है एग्रीकल्चर, जहाँ पर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि जुताई, फसलों को उगाना, ये किस में आता है, ये हमारे कृषि और एग्रीकल्चर में शामिल किया जाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, रेशम उत्पादन, यानी रेशम कीट का पालन, यानी रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, ये सेरीकल्चर में शामिल किया जाता है। फिर आगे आता है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। फिर आता है वीटी कल्चर, वीटी कल्चर यानी द्राक्षा, द्राक्षा ये जो अंगूर को जो है दोस्तों, इसमें संस्कृत भाषा में द्राक्षा कहा जाता है, तो इसे द्राक्षा कृषि या फिर अंगूरों की खेती कहते हैं। तो अगर विटिकल्चर आ गया, अगर द्राक्षा कृषि आ गया तो हम बहुत परेशान हो सकते हैं, तो इसलिए हमको द्राक्षा भी नाम याद रखना है कि विटिकल्चर का संबंध किससे, द्राक्षा कृषि या फिर अंगूरों की खेती से है। और जो हॉर्टिकल्चर है इसे हम उद्यान कृषि, उद्यान यानी बागवानी कहते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों को उगाना। ठीक है दोस्तों, ये इस लाइन को याद रखिएगा आप कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों को उगाना किसमें शामिल किया जाता है, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी, ये सब लिखा है। कृषि दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत, यहाँ पे हमारा जो मुख्य बात है यह है कि कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। कृषि जो है दो मुख्य प्रकार से की जाती है। एक तो है निर्वाह कृषि, यानी जो अपने जीवन यापन के लिए लोग करते हैं। दूसरा वाणिज्यिक कृषि, जो वाणिज्य यानी कॉमर्शियल,
यानी व्यापार से संबंधित होता है। तो कृषि दो प्रकार से की जाती है, एक निर्वाह कृषि होती है और दूसरा वाणिज्यिक कृषि होती है। आगे हम देखेंगे निर्वाह कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी बहुत छोटे पैमाने पर, यानी कृषक परिवार जो परिवार है उसके आवश्यकताओं यानी उनके खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, यानी पर निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी पारिवारिक श्रम का उपयोग इसमें किया जाता है। यानी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कम से कम प्रयोग किया जाता है, इसमें परिवार के जो लोग हैं वो मिलजुल कर करते हैं। यह निर्वाह कृषि, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे निर्वाह मतलब एक तरह से जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है इसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो निर्वाह कृषि है इसको दो भागों में पुनः बांटा गया है। तो निर्वाह कृषि को पुनः निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे हम। तो एक है हमारा गहन निर्वाह कृषि। जैसे निर्वाह कृषि तो जो जीवन यापन के लिए, जहाँ पे बहुत कम उन्नत किस्म की चीज़ों का प्रयोग करते हैं और पारिवारिक श्रम का प्रयोग करते हैं। लेकिन गहन निर्वाह कृषि क्या है, यहाँ पर थोड़ा क्या है, जो किसान है क्या करेगा, साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। यानी यहाँ पर कुछ औजार का भी प्रयोग करता है, यहाँ पर श्रम भी क्या होता है, अधिक होता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये दिया हुआ है चावल मुख्य फसल होती है। ये देखिए सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि चावल इसकी मुख्य फसल होती है। किसकी, गहन निर्वाह कृषि, यानी जो गहन निर्वाह कृषि है इसका जो मुख्य फसल होता है वो कौन होता है, चावल। ठीक है, मुख्य फसल की अगर हम बात करें, नहीं तो हम यहाँ पर क्या है, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन सभी इसमें होते हैं। लेकिन गहन निर्वाह कृषि का जो मुख्य फसल है वो कौन है दोस्तों, चावल। इसे ध्यान रखिएगा। फिर क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसके पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या, ये नहीं ध्यान है, ये मतलब यहाँ पे दिया गया कि किस क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि जिसे हम झूम या फिर स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसे चलवासी पशुचारण शामिल है। तो आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन शामिल है, यानी जो स्थानांतरित कृषि है, चलवासी जो पशुचारण है, इसको हम आदिम निर्वाह कृषि में शामिल करते हैं। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। रोचक तथ्य में क्या है, जैविक कृषि। जैविक कृषि हम जानते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो जैविक कृषि में आते हैं। और यहाँ पे जो मुख्य बात है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण भी यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे हम जैविक कृषि कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्थानांतरित या झूम कृषि है, अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूमिंग, जो झूमिंग है वो हमारे उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है। मिल्पा कहाँ बोला जाता है दोस्तों, मैक्सिको में बोला जाता है। रोका जो है ये ब्राज़ील में शब्द प्रयोग किया जाता है। और जो लदांग है ये मलेशिया में प्रयोग किया जाता है। तो इनका जो अलग अलग नाम है इसे आप भी ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो वाणिज्यिक अभी जैसे हम लोगों को पता कि गहन निर्वाह कृषि में उपजने वाली जो मुख्य फसल थी वो कौन थी, चावल। अब यहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत कौन मुख्य फसल है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि के फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, इसका नाम है वाणिज्यिक अनाज कृषि। और मुख्य रूप से क्या है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में सामान्य रूप से कौन से फसलें उगाई जाती हैं, तो वह गेहूं और मक्का। उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों। किस प्रकार की कृषि में कृषि के साथ पशुपालन को भी किया जाता है, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी जो काम किया जाता है वो दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो वो कहलाता है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशु पालने के लिए किया जाता है। तो चारे की फसल वहाँ पर उगाया जाएगा जो पशुओं के काम में आ जाएगा, और ये हमारा कहलाएगा मिश्रित कृषि नहीं, ये दोस्तों खेती नहीं, ये मिश्रित कृषि कहलाएगा, खेती नहीं दोस्तों, मिश्रित कृषि के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब आता है हमारा यहाँ पे रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि क्या है दोस्तों, रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि रोपड़ कृषि क्या है, तो ये वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है दोस्तों, निर्वाह कृषि का नहीं, ये वाणिज्यिक कृषि का प्रवाह है, जहाँ चाय, कहवा, ये सारे हमारे रोपड़ कृषि के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले फसल है। कौन कौन दोस्तों, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यहाँ पर इनकी एकल यानी एक फसल उगाई जाती है। कौन कौन से हैं, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास, ये हमारे कौन है, ये हमारे रोपड़ कृषि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
आगे हम क्या है दोस्तों, रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना है कि जो रोपड़ कृषि है वो मुख्य रूप से कहाँ पर यानी किस प्रकार के प्रदेश में होता है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है मुख्य रूप से रोपड़ कृषि यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय का इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है रोपड़ कृषि के अंतर्गत। अब यहाँ पर चावल की बात करें तो चावल क्या है दोस्तों, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए क्या चाहिए दोस्तों, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह चीका युक्त जलोढ़ मृदा में, कहाँ पर इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो चीका युक्त जो जलोढ़ मृदा है यहाँ पर इसका उत्पादन अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और जो चीन है वो चावल उत्पादन में क्या है, अग्रणी है, जो भारत हमारा दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है दोस्तों, चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त है निम्न तापमान निम्न आर्द्रता, निम्न तापमान अधिक आर्द्रता, उच्च तापमान निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान अधिक आर्द्रता। तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चावल उत्पादन के लिए क्या चाहिए, चावल उत्पादन के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा किस फसल के लिए सर्वोत्तम है। जो सुअपवाहित दोमट मृदा है ये किसके लिए दोस्तों है, ये गेहूं के लिए है। ठीक है, गेहूं का यहाँ पर और भी जो जानकारी है इसको हम लेंगे। तो गेहूं के वर्धन काल में क्या है, मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, यानी कि जब गेहूं वर्धन काल, यानी गेहूं वर्धन मतलब वृद्धि के जब समय होता है तो इसको मध्य तापमान और मध्य वर्षा यानी थोड़े वर्षा की जरूरत होती है। लेकिन कर्तन यानी जब कटाई के समय क्या है, तब इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, जब बुआई यानी इसकी वृद्धि होती है तो इसको मध्यम ताप मध्यम वर्षा चाहिए, और कटाई के समय इसके तेज धूप की आवश्यकता होती है, और इसे सुअपवाहित दोमट मृदा में इसका विकास सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है, ये भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो भारत में क्या हम लोग जानते भी हैं कि भारत में जो गेहूं है ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में मोटे अनाज के रूप में मुख्य रूप से कौन सा फसल शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो मोटे अनाज है इसमें कौन है, तो मोटे अनाज मुख्य रूप से कहाँ पर पहले उगाए जाते हैं, जो उपजाऊ क्या है, कम उपजाऊ और बलुई मृदा, जो बलुई, इसको दोस्तों मोटे अनाज को मिलेट भी कहते हैं। तो जो कम उपजाऊ या फिर जो शुष्क प्रदेश है, बलुई मृदा है, यहाँ पर मिलेट यानी मोटे अनाज को उपजाया जाता है। और भारत में मुख्य रूप से कौन कौन है, ज्वार बाजरा और रागी, यानी ज्वार बाजरा रागी जो है वो मुख्य रूप से क्या है, भारत में उपजाए जाते हैं। मक्का, यहाँ मक्का की बात करें तो इसके लिए मध्यम तापमान वर्षा और अधिक धूप। दोस्तों ये प्रश्न में आता है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उसका मतलब जलवायु संबंधित आता है कि इस जलवायु के लिए किस फसल के लिए कौन सा जो जलवायु है ये उपयुक्त माना जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मध्यम तापमान वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि जो तापमान और वर्षा है ये कैसा चाहिए, मध्यम चाहिए, और धूप क्या है, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और इससे भी क्या है, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा में इसकी आवश्यकता होती है, यानी सुअपवाहित मृदा इसके लिए चाहिए। सुअपवाहित मतलब जिसमें पानी लगे नहीं, यानी पानी वहां से आसानी से निकल जाए, तो वहां पर मक्का क्या हो जाएगा, अच्छा उत्पादन होगा। कपास की बात करें, इसके वृद्धि के लिए उच्च तापमान हल्की वर्षा। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए, उच्च तापमान और हल्की वर्षा की जरूरत है, किसके लिए, कपास के लिए। 200 से 210 पाला रहित दिन की भी आवश्यकता होती है, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, और यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। तो काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा, रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा में कपास का सब जो उत्पादन है बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये जलोढ़ मृदा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो जलवायु है और किस प्रकार की मृदा है इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। आगे है हमारा पटसन। पटसन के उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा क्या है, तो अभी हम सबसे पहले क्या है, पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो पटसन है इसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। किस मृदा में दोस्तों, जलोढ़ मृदा, यानी पटसन उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो हमें गेहूं चावल इसका जो तापमान जलवायु उसका याद रखना। मुख्य रूप से हमें तो नहीं लगता कि सभी प्रश्न में ऐसे पूछेंगे, लेकिन अब कहा भी नहीं जा सकता कि प्रश्न कहाँ से बनाए जा सकते हैं। और ये मृदा याद रख, मृदा तो जरूर हमें याद रखना है कि किसके लिए, किस फसल की कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर पटसन, पटसन के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है।
ठीक है दोस्तों, पटसन का जो उत्पादन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है और इसका उत्पादन भारत और बांग्लादेश दोनों में किया जाता है। अब आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए दोस्तों। इसके लिए भी क्या है, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा है, जो गेहूं है, गेहूं को क्या है, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और ये पर्वतीय ढाल अधिक काफ़ी उपयुक्त होती है, यानी जो ढाल है यहाँ पर भी इसको पानी लगना नहीं चाहिए, यहाँ पर जो कॉफ़ी होता है, ठीक है, पर्वतीय ढाल पे भी अच्छे से होता है। ब्राज़ील जो है काफ़ी उत्पादन के लिए क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसको भी सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, साथ साथ यही सेम जो है गेहूं के लिए भी चाहिए। अब आता है चाय। चाय क्या है दोस्तों, इसके लिए क्या चाहिए, समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। समवितरित यानी एक जैसा जो वर्षा हो, और क्या है, इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा यहाँ पर भी, यानी कि काफ़ी, ये हमारा कॉमन मिल गया, काफ़ी है, चाय है और गेहूं है। इन तीनों के लिए हमें क्या चाहिए, इन तीनों के लिए हमें सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए समवितरित वर्षा की भी आवश्यकता होती है और मंद ढाल चाहिए, यानी यहाँ पर पानी भी थोड़ा थोड़ा निकलता रहे। अब आता है हमारा उद्योग, चैप्टर 5 है ये दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में रखा गया है, स्वामित्व के आधार पर। तो जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला क्या है हमारा, पहला होता है निजी, पहला निजी होता है। दूसरा राज्य यानी सरकारी, जिसे हम कहते हैं राज्य सरकारी होता है। तीसरा फिर क्या होता है, संयुक्त होता है, जिसमें राज्य और निजी यानी दोनों मिलकर काम करते हैं। जो आखिरी होता है हमारा सहकारी। चौथा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, ये निजी है पहला, दूसरा राज्य स्वामित्व अच्छा सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, आगे जो है संयुक्त क्षेत्र हो गया, और जो अंतिम है वो सहकारी क्षेत्र। यानी स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है उनको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योग को जो अवस्थिति है वो कौन कौन प्रभावित करता है, यानी उद्योग कहाँ पर सबसे अच्छे से डेवलप कर पाएगा, तो उसको उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए संचार, परिवहन, भूमि और विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, इन सब की उपलब्धता जहाँ पर होगी वहाँ पर जो है उद्योग अच्छे से क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें उद्योग को विकसित होने में मदद करती हैं। औद्योगिक विपदा, ये आप जानते होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा इसको, कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी, वो 3 दिसंबर 1984 के दिन घटना हुई थी। और कहाँ हुई थी, ये यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी थी यहाँ पर हुआ था। किसके कारण से हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रिया उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी दोनों, यानी कि जो एक हाइड्रोजन साइनाइड, कभी कभी प्रश्न में ज़्यादातर तो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है प्रश्न में यही आता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको हम MIC, यानी MIC, इसको मिक भी कहते हैं, तो MIC जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, इन सारे गैस को रिसाव के कारण से 3 दिसंबर 1984 को जो है औद्योगिक विपदा हुई थी हमारे भारत में, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। डैश को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, यानी सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, स्वर्ण उद्योग, हीरा उद्योग, कोयला उद्योग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, किसे हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। तो उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित, ठीक है, सत्कार मतलब सेवा एक तरह से हो गया हमको लगता है, सूचना हो गया, स्वास्थ्य लाभ है, सत्कार है, ज्ञान से संबंधित जो उद्योग है उसे हम क्या कहेंगे, सनराइज उद्योग कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ उदाहरण ले लिया है कि जो सूचना उद्योग प्रौद्योगिकी है वो किस प्रकार का उद्योग है, ये सनराइज उद्योग है, यानी ये उभरता हुआ उद्योग है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किस उद्योग को कहा जाता है, यानी आधुनिक जो उद्योग है इसका मेरुदंड कैसे कहते हैं दोस्तों, इस्पात, जो इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग को मुख्य रूप से आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, क्योंकि जो इस्पात है ये सारे उद्योगों का प्रमुख है, यानी प्रमुख मतलब जितने भी उद्योग हैं उसमें जो मशीनरी है सब इस्पात के ही बनाए जाते हैं। तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस्पात उद्योग। तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो कौन है, इस्पात उद्योग है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है, जो भिलाई इस्पात केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर और भी जो इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे भिलाई हो गया, भिलाई, दुर्गापुर हमारे आपके
वेस्ट बंगाल में है। बर्नपुर भी हाँ वेस्ट बंगाल में है। जमशेदपुर आपके झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है। ये सारे क्या है, इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, झारखंड उड़ीसा दिया है। इसके साथ साथ भद्रावती और विजयनगर कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये पूछता है यानी भद्रावती या विजयनगर जो इस्पात संयंत्र कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। सलेम कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है। ये सारे ही इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, तो इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। जमशेदपुर में दोस्तों क्या है, जमशेदपुर में जो टाटा कंपनी है, टिस्को की स्थापना यहाँ लिखा है कि ये कहाँ पर, ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। यानी स्वर्ण रेखा और जो खरकई नदी है, इसके संगम के समीप साकची नामक स्थान पर 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर क्या हो जाए, उत्तर हम कह रहे हैं दोस्तों, यानी कि 1907 में इसकी स्थापना की गई, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के बीच में। और इस जो स्थान का नाम है साकची, और जो साकची है इसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर कर दिया गया था दोस्तों। इसका पुराना नाम साकची था। यहाँ पर क्या है, शब्द टेक्सटाइल लैटिन भाषा, यानी हम लोगों ने बहुत सारे शब्द के बारे में भी पढ़ा है, जैसे एग्रीकल्चर है और ये टेक्सटाइल है, और भी हम लोगों ने चीज़ों को देखा पीछे। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या है, लैटिन शब्द से बना है। ये भी किससे, टेक्सियरे, यानी कि जो टेक्सटाइल शब्द है वो लैटिन भाषा के टेक्सियरे से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है बुनना। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, बुनना। आगे प्रश्न हमारा क्या है, हमने बहुत सारे स्लाइड को लिया है क्योंकि स्लाइड में पूरी विस्तृत जानकारी, अगर हम वहाँ से एक प्रश्न निकाल लेंगे तो स्लाइड क्या होगी, स्लाइड छूट जाएगी, या फिर हमको एक स्लाइड से कम 10-10 प्रश्न बनाने पड़ेंगे दोस्तों, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने स्लाइड को शामिल करके उसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, भारतीय बाजार, जैसे ढाका का मलमल यानी सूती कपड़े की बात की गई, मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है, ढाका का। मसूलीपट्टनम की छींट, मसूलीपट्टनम कहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में वो छींट, छींट कपड़ा है दोस्तों, इसके लिए कालीकट का कैलिको, तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी। ठीक है दोस्तों, ये प्रसिद्ध थे। कहाँ कहाँ, बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा जो है इसका क्या है, सुनहरी जरी काम इसका क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया। यानी जो पहला जो हम लोग क्या मुंबई सूती वस्त्र मिल, सफल मिल की बात करें तो मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में, यहाँ तो बात कर रहे हैं कि 1854 में स्थापित किया गया था, लेकिन जो प्रथम वस्त्र उद्योग है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पहला हम लोग के यहाँ वस्त्र उद्योग है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन ये कुछ ही समय बाद बंद हो गया था। लेकिन सफल मतलब इसका मतलब ये नहीं हो पाया, लेकिन सफल अगर पहला पूछे, ठीक है, प्रथम वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ, लेकिन पहला जो सफल यंत्रीकृत मशीन की बात करें, मिल की बात करें तो कहाँ पर होगा, तो मुंबई 1854 आंसर होगा यहाँ पे उसका। अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी, वो मुंबई था, वहाँ पे कलकत्ता फोर्ट ग्लास्टर था, लेकिन अहमदाबाद में जो सूती मिल स्थापित की गई थी वो कब की गई दोस्तों, 1859 में। कब किया गया था, 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। और 1859 में यहाँ पर पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। ओसाका, जिसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसी तरह जापान, आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ये भी क्या है, ओसाका भी वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है, और ये जापान का मैनचेस्टर है, जिस प्रकार अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो सिलिकॉन वैली आप जानते होंगे, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक का बेंगलुरु। तो हमारा प्रदेश, राज्य पूछ सकता है, या फिर हमारा जो क्षेत्र है स्पेशल यानी शहर का नाम भी आ सकता है। तो बेंगलुरु दक्कन पठार में अवस्थित है। हमको ये भी याद रखना है कि बेंगलुरु कहाँ स्थित है, बेंगलुरु या सिलिकॉन वैली किस प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे दक्कन पठार में स्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, दक्कन पठार के नाम से इसका नाम जो है सिलिकॉन पठार
पड़ा है, यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पर जो आईटी से सेक्टर जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे? कर्नाटक के हमारा बेंगलुरु में स्थित है। सर्वप्रथम सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जो कानून है, यानी इसके बारे में सबसे पहले किसने घोषणा किया था? तो वो भी करने वाला कौन था? कर्नाटक। तो सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में, यानी सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा सबसे पहले करने वाला कौन था? वो कर्नाटक राज्य था। और कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। दोस्तों हमको इसे भी ध्यान रखना है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों तो आप इसे याद रखिएगा। जन्म दर डैश व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। यानी जो जन्म दर है या फिर जो मृत्यु दर है वो कितने व्यक्तियों की जीवित जन्म संख्या पर मापा जाता है? तो जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या, यानी प्रति 1000 व्यक्ति पर जो जीवित जन्म बच्चों की संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक इसी तरह मृत्यु दर को भी क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र से एक जगह से, यानी इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना या फिर दूसरे क्षेत्र से आना, ये प्रवास के अंतर्गत शामिल होता है। यानी जो जनसंख्या परिवर्तन होता है वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों से प्रभावित होता है। दोस्तों तो इसे आप याद रखिएगा कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन कौन कारक उत्तरदायी होते हैं। तो उसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी जो जन्म दर यानी बर्थ जो रेट है, और मृत्यु दर यानी कि मोर्टल रेट, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ पर हम जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है क्या? प्रवास। प्रवास भी दो तरह के होंगे। कौन कौन से दोस्तों? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, यानी हमारे देश को छोड़कर जो अन्य देश में चले गए, यानी जो जिसने देश को छोड़ दिया उसे उत्प्रवासी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, यानी हमारे देश में जो आएगा उसे हम अप्रवासी कहेंगे, और जो देश को हमारे छोड़ दिया उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं। तो अप्रवास जब व्यक्ति देश में आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, यानी जाता मतलब कि नए देश में आता है रहने के लिए, तो उसे आप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास का होता है जब व्यक्ति देश को छोड़ता है, यानी कोई आया तो उसे आप्रवास कहेंगे, और उसको अगर छोड़ दिया तो उसे हम उत्प्रवास कहते हैं देश को। जनसंख्या संगठन हमारे यह जानने में सहायता करता है, यानी जनसंख्या संगठन यानी किसी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं, इन सभी की जानकारी हम किससे मिलेगी? इन सभी की जानकारी हमको जनसंख्या संगठन के द्वारा मिलेगी। अब जनसंख्या संगठन कैसे ज्ञात करेंगे? तो जनसंख्या संगठन ज्ञात करने की जो सबसे लोकप्रिय विधि है वो है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है दोस्तों, यानी जनसंख्या संगठन के बारे में जानकारी हम कहाँ से जुटाएंगे? वो जनसंख्या पिरामिड से जुटाते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड, यानी जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या पिरामिड, जिसे हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने के लिए एक लोकप्रिय विधि है, यानी किस विधि से हम जनसंख्या संगठन का अध्ययन करते हैं? तो हम करते हैं किससे दोस्तों? जनसंख्या पिरामिड से, जिसे हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। आयु लिंग पिरामिड। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या संगठन के अध्ययन के लिए एक लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो वो है जनसंख्या पिरामिड, जिसे हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। इससे हम मतलब जनसंख्या की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, यानी अगर एक जनसंख्या जो पिरामिड है उसमें क्या क्या होता है, क्या दर्शाता है वो? तो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु में विभाजित है, यानी जो जनसंख्या है वो अलग अलग आयु में विभाजित है। ये हमको जनसंख्या पिरामिड से पता चल जाएगा कि अलग जो जनसंख्या है वो अलग अलग आयु वर्ग में विभाजित है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत
इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। यानी जो कुल जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत स्त्री हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं, ये भी हमको जनसंख्या पिरामिड से पता चल जाता है। तो ये सारी बातें जनसंख्या पिरामिड हमें ज्ञात करने में मदद करती हैं। जनसंख्या पिरामिड में जन्म स्तर, यानी जन्म स्तर को पिरामिड के किस भाग में, जैसे हम ये हो गया पिरामिड आपका, ये पिरामिड हो गया दोस्तों। तो पिरामिड में क्या है, जो जन्म स्तर है वो इसके किस भाग में दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई जाती है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। यानी जो जन्म का स्तर है वो इसके निचले भाग में, यहाँ पर इसके जन्म स्तर को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो ऊपर का है, यानी जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, वृद्ध लोग, यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है। यहाँ पर वृद्ध लोगों की बात की गई है। जो वृद्ध लोग हैं जो 65 वर्ष से ऊपर हैं वो ऊपर दर्शाते हैं, और ये मृतकों की संख्या को दर्शाता है। ये किसको, ये मृतकों की संख्या को दर्शाता है। तो जो हम जन्म स्तर की बात करें तो जन्म स्तर कहाँ पे दर्शाएंगे पिरामिड में, वो नीचे, और जो मृतक स्तर है, मृतकों का स्तर है, वो जनसंख्या पिरामिड में कहाँ दर्शाया जाएगा, वो ऊपर दर्शाया जाएगा। आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया, यानी किस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से सक्रिय माने जाते हैं। जो 15 से 65, यानी 15 से 15 वर्ष से जो कम उम्र के होते हैं जिनको हम बच्चे कहते हैं, और 65 वर्ष से जो अधिक होते हैं जिनको हम वृद्ध कहते हैं, ये क्या है, ये आर्थिक रूप से सक्रिय में इनको शामिल नहीं किया जाता। यानी कि 15 से 65 वर्ष, कौन सा इसमें विकल्प है दोस्तों, 15 से 65 वर्ष का जो आयु है इसे हम क्या है, इसे कार्यरत आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, जिनका बीच का वर्ग क्या है दोस्तों, 15 से 65 वर्ष की उम्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक देश का जनसंख्या पिरामिड, यहाँ पर हमने इसको लिया है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा मतलब देश जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, दोनों ही ऊंचे हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं, इनका आधार चौड़ा है, और ऊपर की ओर क्या है, ये सकरा है। तो किस प्रकार के पिरामिड में आधार चौड़ा और क्या है, जो ऊपर होता है वो सकरा होता है। ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे होते हैं, यहाँ का जो पिरामिड बनता है वो उसका आधार चौड़ा और ऊपर तीव्र यानी सकरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर अगला पिरामिड जो बना है इसका शेप क्या है दोस्तों, ये हमारे भारत का पिरामिड है। भारत के पिरामिड में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर युवा ज़्यादा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। हमारे शिशु क्या, प्रौढ़ावस्था मतलब वो युवा वर्ग को क्रॉस कर जाते हैं, यानी युवा वर्ग तक जो हमारे शिशु हैं वो जिंदा रहते हैं। ठीक है। तो यानी कि ये प्रौढ़ावस्था को पार करते हैं, यानी युवा वर्ग में क्रॉस करने के बाद ही प्रौढ़ावस्था में जाएंगे। तो भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, जिसका अर्थ मजबूत और वर्धमान पीढ़ी हुई श्रम शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा आप कि इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। यहाँ पे युवा क्या है, अधिक है, ये आयु वर्ग देखिए दर्शाया गया है, और यहाँ पर युवा वर्ग की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। ये हमारा अगला जो पिरामिड है, कम जन्म दर वाले जापान। अभी हमने पहला जो पढ़ा वहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च था। अभी हमने भारत का पिरामिड पढ़ा, यहाँ पर जो युवा वर्ग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। कम जन्म दर वाले, यानी कि जापान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जन्म दर क्या है, काफ़ी कम है। यहाँ का जो पिरामिड होगा दोस्तों, जापान जैसे देशों का आधार पर पिरामिड सकरा है। ठीक है दोस्तों। यानी कि जहाँ पर जन्म दर क्या है, कम है, इसका आधार क्या होगा, यानी कि आधार पर पिरामिड सकरा है जहाँ का जन्म दर कम है, और यह कहाँ का है, यह है जापान का। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग यहाँ पर वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ पर जन्म दर भी कम है, इसलिए यहाँ पर वृद्धों की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये आपका जापान का जो दिखाया गया है, ये पिरामिड जापान का है। दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पे मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे चैनल को दोस्तों क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और इस तरह से हम अभी हमारा जो भूगोल का कक्षा 6 का दोस्तों क्लास है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ,
अब जो आगे का क्लास है वो हम पॉलिटी यानी पॉलिटी मतलब राजनीति, जो शासन लोकतंत्र है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ। आप सभी को हमारे चैनल से क्लास में जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।